हेलो बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल प्रश्न कक्षा 9 के लिए आज हम लोग साइंस का देख लेंगे। जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है 40 है ना, उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। तो देखिए खरपतवार क्या होता है, कभी कभी आप देखिएगा जहाँ जैसे धान की खेती हो, गेहूं की खेती हो, आलू की खेती हो, तो वहाँ कुछ अनचाहा छोटा छोटा पौधा उग जाते हैं ना, जो क्या करते हैं, जो जो फसल के पौधे हैं उसको उसका जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसको खुद ऑब्जर्व कर लेता है, खुद सोख लेता है ना। तो ये क्या करता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए जैसे धान की खेती हो या कोई अन्य प्रकार की खेती हो जिसमें अनचाहे पौधे के साथ उग जाते हैं और पौधों का जो मुख्य पोषक तत्व है उसको खींच लेते हैं, जिससे जो मुख्य पौधे हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अर्थात प्रतिस्पर्धा हो जाती है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। लिखा है पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, तो ये हो जाएगा आपका व्हाइट लेगॉर्न। ठीक है, उसके बाद अगले आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा क्या लिखा है, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है। तो एक इतालवी प्रजाति के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, एपिस मेलिफेरा, यही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, आगे आते हैं बच्चों। जैसे बारूद होता है, तो बारूद जो होती है वो आपका क्या हो जाएगा, एक मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के तत्व है और साथ ही साथ निश्चित अनुपात में भी जो होती है वो बहुत प्रकार का तत्व का मिश्रण है ना। इसलिए हम ये क्या हो जाएगा, एक मिश्रण है, यौगिक नहीं है। जैसे मान के चलिए H2O रहता है, हम लोग देखते हैं कि निश्चित प्रकार का तत्व है और साथ ही साथ निश्चित अनुपात में है, तो हम इसको यौगिक बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बारूद जो है एक आपका क्या है, मिश्रण है। ओके, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा क्या है कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम की संतुष्टि होती है वह नियम क्या है। तो पांच का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थिर अनुपात के नियम। अगर जैसे देखिएगा अगर प्रतिशत समान पाई जाती है तब हम लोग क्या लगाएंगे, स्थिर अनुपात के नियम, जिसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अथवा स्थिर अनुपात के नियम। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। ठीक है, तो छठा में हम लोग देख लेते हैं क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, लगभग 2000 गुना, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सातवां में देखिएगा क्या लिखा है कि दिए गए दूरी समय में चाल ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि जैसे मान के चलिए क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना, यही होता है। तो हम लोग देखिए पहले दूरी काउंट कर लेंगे। जैसे 8 मीटर मान के चलिए, मीटर में दिया है, कितना लग रहा है, 8 मीटर, 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद देखिए 16 है 2 सेकेंड, अभी हम लोग 16 से 2 से डिवाइड करेंगे तो भी कितना है, 8 आ गया, है ना। उसके बाद और भी हम लोग चेक कर लेते हैं, जैसे दूरी कितना है, देखिए 24 है, कितना सेकेंड लग रहा है, 3 सेकेंड। तो 24/3 कितना बार में कट गया, 8 बार में, है ना, तो 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सात का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आते हैं एक समान वृत्तीय गति है में। देखिएगा हम लोग जानते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में जो चाल होती है वो क्या होगा, स्पीड जो होगी कांस्टेंट होगी। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल होती है। देखिए ध्यान से, मान के चलिए ये सर्कुलर मोशन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ कोई वस्तु है तो इसका डायरेक्शन ऐसे है, फिर ये वस्तु आ गया तो देखिए इसका डायरेक्शन ऐसे है, मतलब इसका जो दिशा है देखिए ऐसे है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जी दिशा बदलते जा रही है, अर्थात ये इसका जो गति है वो क्या है, बदल जा रही है ना, बार बार क्या हो रही है, बदल रही है। ठीक है, ये बदल रही है, लेकिन इसका जो चाल है, मान के चलिए 5 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है, तो ये चाल जो स्थिर रहेगा। ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल, यानी कि चाल है अचर लेकिन इसकी दिशा बदलती रही, इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि वेग है चर है, अर्थात बदलते जा रहा है, वेग जो है वो बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि दिशा बदल रही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। नोमो अब आपको फाइंड करना है गलत है। हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है, बिल्कुल सही। लाइसोसोम्स एक आपका जो होती क्या होती है, ग्रेनुल्स होती है, सेक्रेटरी ग्रेनुल्स, अर्थात इससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है ना, सेक्रेट होता है। उसके बाद हम लोग नाभिक जो है वो कोशिका का मस्तिष्क से, बिल्कुल राइट है कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, राइट। बट अगर सब तीनों सही तो कौन गलत होगा, यही हो जाएगा, है ना। रसोई घर भी आपका क्या माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिए कोशिका का रसोई घर भी माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। रूट शेयर ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सोइल। तो हम लोग देखेंगे कि जो पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, परासरण कहलाती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ओके, चलिए हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। हम लोग देखेंगे कि जो दो प्रकार का ईआर होता है ना, एक होता है स्मूथ, एक क्या होता है रफ होता है, मतलब एक चिकनी होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और एक क्या होती है खुरदुरी। तो इसके बारे में हम लोग गलत बताना है, इसमें कौन सा गलत होगा। देखिएगा ये क्या लिखा है कि पहला ऑप्शन कि ना, यह नाभिक और नाभिक द्रव्य के बीच में प्रोटीन के लिए परिवहन के चैनल के रूप में व्यवहार करते हैं, एकदम सही है। दूसरा देख लीजिएगा, यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच में सामग्री का परिवहन करता है, ये भी सही है। उसके बाद देखिएगा, यह ऊर्जा का उत्पादन स्थल है, ये गलत है। यह कोशिका के कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। लिखा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया है। तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं रदरफोर्ड जी हैं, जो क्या है परमाणु के नाभिक का खोज किए हैं। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज, नील बोर तो ये थ्योरी दिए थे, थॉमसन है ना, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे, है ना। चलिए आगे आते हैं। 13 नंबर में लिखा है वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, तो ये क्या कहलाती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपका समस्थानिक हो जाएगा, है ना, जिसको आइसोटोप्स बोलते हैं। मतलब जैसे देखिएगा कैल्शियम, परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या परमाणु द्रव्यमान समान होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल समान नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ संख्या दो उसके बाद चलिए ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि जिस प्रकार यहाँ पे आपका देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन है एक है, परमाणु संख्या ड्यूटेरियम एक है, बट इसमें द्रव्यमान संख्या एक है और इसका द्रव्यमान संख्या दो है, तो दोनों का देखिए परमाणु द्रव्यमान जो है अलग अलग है, लेकिन परमाणु संख्या समान है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, समस्थानिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 3 अर्थात एम सेल में अधिकतम कितने देखिए इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हम लोग जानते हैं क्या 2n² होता है, अगर n बराबर 1 है तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन, ये k हो गया। उसके बाद n बराबर 2 है तो हम लोग देखते हैं कितना हो जा रहा है, 8 हो गया, ये आपका k l m सेल हो गया। उसके बाद l सेल हो गया ना, और n अगर आप मान के चलिए n इक्वल टू, अब हम लोग रखते हैं 3, तो 2n² होता है ना, 2 इंटू 9 इक्वल टू 18 हो गया। एम सेल में कितना हो जाना है, 18। ठीक है, यानी कि 14 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 15वां आते हैं। क्या लिखा हुआ है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र एक केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो वह हम लोग क्या जानते हैं, F=ma, है ना। ए की जगह हम लोग जी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मास दिया है 1, और यहाँ ए जो आ जाएगा, ए और जैसे मान के चलिए नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की गति करती है, तब हम लोग जी यूज करते हैं बेसिकली। तो एफ बराबर 1 न्यूटन, तो ए जो आएगा कितना, 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना, पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा 15 का क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, बिल्कुल सही। देख ली, निकाल दिया ना, यहाँ एक और एक है और ये है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 16 में। क्या लिखा है, जड़त्व का गुण है। तो जड़त्व हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वही अवस्था में रहना चाहता है, तो प्रत्येक वस्तु में होता है ना ऑप्शन, और अगर वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक वस्तु में होती है। ठीक है,
अब चलिए आगे आते हैं 17 में क्या लिखा है कि किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल आसान है। F बराबर क्या होता है? ma। m का बराबर m का वैल्यू 6 दिया हुआ है और a का वैल्यू 4 दिया है, तो क्या हो जाएगा? 24 न्यूटन, है ना? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना? चलिए, इस 17 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। 18 में आते हैं, क्या लिखा है? जाइलम किससे बना होता है? तो जाइलम भी बहुत ही आसान है। आपका क्या हो जाएगा? ट्रैकिट्स और वाहिकाएं दोनों हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? यानी कि ट्रैकिट्स और वेसल्स दोनों से मिलकर बनी होती है जाइलम, ठीक है? चलिए अब हम लोग आते हैं टेंडम। टेंडम के स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स, देखिएगा, एक आता है लिगामेंट और दूसरा होता है टेंडम, ठीक है? टेंडम जो होती है वो आपका क्या करती है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ते हैं, ठीक है? लेकिन हड्डी हड्डी के बीच में जो जोड़ होती है उसको लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है? और टेंडम तो समझ गए, मांसपेशी और हड्डी के बीच में। चलिए अगला आते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो जो 20 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, लिगामेंट टूटना, है ना? अभी हम बता दिए लिगामेंट को दो हड्डियों के बीच का संयोजन होता है, जोड़ होती है, संधि होती है, ठीक है? चलिए अब आते हैं 21 नंबर में क्या लिखा है। किसी तत्व के परमाणु नाभिक की द्रव्यमान संख्या, देखिएगा यहाँ पे जो द्रव्यमान संख्या दिया है 23 दिया है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन अगर हम माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या पाते हैं? यहाँ हो जाएगा एक और एक, है ना? तो हम लोग क्या पाएंगे बताइए? जब न्यूट्रॉन संख्या घट जाएगी तो प्रोटॉन की संख्या बचेगी, है ना? तो प्रोटॉन संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 21 का ए। बिल्कुल सही सोचे आप लोग, है ना? चलिए आगे आते हैं। 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान, हम लोग जानते हैं कि जो 300 है केल्विन, उसमें हम लोग कितना घटाते हैं ताकि ऑप्शन, जैसे देखिएगा हम लोग जानते हैं कि 300 है ना, उसमें अगर 273 घटा दें केल्विन तो बचेगा कितना? 27 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए आगे आते हैं। लिखा है 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? तो एक देखिएगा, कार्बन की परमाणु संख्या जैसे परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12 लेते हैं, है ना? तो देखिएगा कि ये 12 ग्राम कार्बन को 1 मोल अगर माना जाए तो हम लोग क्या करेंगे? 96 में 12 से भागा देंगे तो 12 96, 8 बार में कटेगा ना? तो ऑप्शन नंबर 23 का क्या आ जाएगा? सी। बिल्कुल सही सोचे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे थे। दो कणों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उनके बीच की दूरी के, देखिएगा हम लोग जानते हैं जी इज इक्वल टू जो फोर्स है, एफ इक्वल टू m1 m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या है? आपका व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है? 24 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग है ना, स्क्वायर में है तो वर्ग है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है? अब आते हैं 25 में। 25 में देखिएगा, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, ठीक है? तो देखिएगा हम लोग जानते हैं कि जी, जैसे देखिएगा एक है एफ इक्वल टू जी एम और स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, एक और होता है एफ इक्वल टू आपका एम एम जी, ठीक है? तो यहाँ से आप डिवाइड कीजिएगा तो एम एम ये कट जाता है और ये उसके बाद ये एफ एफ भी कट जाएगा। तो यहाँ से जो जी का वैल्यू आएगा उसका जो वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? चलिए, तो यहाँ क्योंकि आर का वैल्यू दिया गया है पृथ्वी की त्रिज्या की दुगनी दूरी पर है ना? चलिए देख लेते हैं एक बार और कुछ, जैसे आर जो डिस्टेंस लेंगे वो त्रिज्या के दोगुनी दूरी पर, तो ये कटने के बाद आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है? चलिए 26 में देख लेते हैं क्या लिखा है कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है। तो देखिएगा किसी पदार्थ का जो आपेक्षिक घनत्व होता है, पदार्थ का घनत्व और बटा में आप लीजिएगा परमाणिक पदार्थ का घनत्व, ठीक है? तो यही आपका कहलाता है आपेक्षिक घनत्व। यही याद रखिएगा कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस, ठीक है? यही याद रखिएगा, पदार्थ की घनत्व डिवाइडेड बटा में परमाणिक पदार्थ का घनत्व, ठीक है? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में
क्या आते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। तो लिनियस द्वारा जो विकसित किया गया है नामकरण प्रणाली, वो आप जानते हैं, बिल्कुल सही सही सोच रहे हैं कि द्विपदी है, ठीक है, बाइनोमियल, ठीक है। जैसे मान के होमोसिपियंस, तो एक होमो हो गया और दूसरा सिपियंस हो गया, है ना। तो एक मूल वर्ड है जिससे रिलेटेड होता है, उसी प्रकार द्विपदीय है ये लीनियस का। उसके बाद आता है क्या, देखिएगा 28 में लिखा है वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो आपका बिल्कुल सही सोचे, प्रजाति, स्पीसीज, स्पीसीज हो गया ना, बी, ठीक है, प्रजाति है। चलिए उसके बाद आते हैं 29 में क्या लिखा हुआ है। देखिए एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। तो एंजियोस्पर्म जो पौधे होती है उसका विशेषता हो जाएगा फल में बंद बीज, ठीक है, ये फल में बंद दो बीज होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, 30 नंबर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये होना चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद देख लीजिएगा क्या लिखा है, अपने सिर पर 20 केजी उठाए हुए कुली क्षैतिज गति पर प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य तो 0 जूल होगा। देखिएगा हम लोग जानते हैं जो फोर्स होता है क्या होता है, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये डॉट में होता है, तो आप अब हायर क्लास में पढ़िएगा वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ठीक है। तो जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि जो वर्क लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, उसके बीच में अगर 90 डिग्री होती है तो जो वर्क डन होगा वो क्या, यहाँ एफ लिख दिए, यहाँ वर्क डन होगा और ये एफ होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा लिख दिए थे, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए इस प्रकार डब्लू बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि इस प्रकार यहाँ फोर्स लग रही है और ये डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार है, दोनों के बीच में कितना है, 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री जब हो और डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार हो तो जो वर्क डन होगा वो 0 जूल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 31 का, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आगे। 32 में देखिए कि क्या लिखा है कि 1 केजी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी तो उसकी चाल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या, जो गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, और एम का भी वैल्यू कितना, देखिए हाफ है, एम का वैल्यू 1 है, वी स्क्वायर ये 1 है, तो इधर चल जाएगा 2, ठीक है। तो वी स्क्वायर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1.44 है ना। आप देख लीजिएगा कि 32 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, और 1.4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब आ जाते हैं 33 में लिखा है कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड की समय लग, उसकी शक्ति था, हम लोग जानते हैं पी बराबर जो होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, तो 2500 जूल है। और टाइम कितना लग रहा है बताइए, टाइम आपका लग रहा है 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है ना, तो इसको कट कर दीजिए तो ये 500 होगा, ठीक है, 500 हो जाएगा ना। आप 1000 से डिवाइड कीजिए क्योंकि किलो में दिया आंसर, ठीक है, 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 जीरो खत्म, ये आ जाएगा 0.5 है ना। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। देखिए 0.5 किलो, अच्छा किलोवाट हो जाएगा, किलोवाट हो जाएगा, पावर है यानी शक्ति का, तो जानते हैं ऐसा यूनिट वाट होता है, ठीक है। अब आते हैं 34 में क्या लिखा हुआ है। 34 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण होगा। तो कालाजार जो होती है वो आपका किसके कारण होती है, लिस्मानिया, ठीक है, लिस्मेनिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब 35 में आते हैं। 35 में देखिए लिखा है कि एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है। तो जो संक्रामक रोग होती है वो आपका रोगजनक यानी पैथोजेंस के कारण होती है, ठीक है। तो पैथोजेंस रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके कारण, जैसे सर्दी है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है, तो ये संक्रामक रोग का उदाहरण है, ठीक है। चलिए 36 देख लेते हैं। एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करता है। तो ये हम लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जो 36 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए नली के में बारंबार परावर्तन द्वारा, मतलब परावर्तन होते रहेगा, ठीक है। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार है ना, इस प्रकार गमन करता है। उसके बाद देखिएगा स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूरी पर होना चाहिए। देखिए 37 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये याद रखिएगा 17.9 मीटर, काफी इंपॉर्टेंट है। इको, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इको।
तो इको होने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं 38 में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो जो ध्वनि की चाल होगी बच्चों वो आपका हो जाएगा स्टील में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो ध्वनि की चाल है वो गैस गैस से ज़्यादा द्रव में और द्रव से ज़्यादा ठोस में, क्योंकि इसके कण आपस में देखिए कम सटे होते हैं, उससे इससे ज़्यादा सटे होते हैं, इससे ज़्यादा सटे होते हैं। जब आप कण आपस में ज़्यादा सटे होंगे तो ज़्यादा तेज़ी से ध्वनि गति करती है, इसलिए स्टील में सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि सौर विकिरण गर्म होता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से करता है। तो देखिएगा यहाँ मान के चलिए ये भूमि है आपका, ठीक है, यहाँ जल है। तो जल में देखिएगा जो जल निकाय है वो सौर विकिरण के कारण धीरे से होता है, लेकिन जो भूमि वाला है वो जल्दी से गर्म भी होता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। और ये जो समुद्र है ये क्या होती है सौर विकिरण के कारण धीरे से गर्म होता है और धीरे से ये ठंडा भी होता है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हम लोग जानते हैं देखिएगा ये पेड़ पौधे हैं, हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन है, और ये मनुष्य है तो ऑक्सीजन को क्या किया ग्रहण किया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है ना, और वाटर ग्रहण करता है इससे H2O। ठीक है, तो ये CO2 को ग्रहण किया और बदले में जो उप उत्पाद के लिए देखिए ऊर्जा भी देता है। C6H12O6 ग्लूकोज है, और O2 को क्या करता है रिलीज करता है, यही O2 को मनुष्य ग्रहण करता है ना। तो इस प्रकार देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वापस आती है। ठीक है बच्चों, और हाँ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, और इस चैनल में बने रहें बच्चों। धन्यवाद।